एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9 10 10। तो मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो प्यारे बच्चों, इस सेशन के लिए ये आपका आखिरी लेक्चर है, क्योंकि इसके बाद हम वो सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे जो आपके इस सेशन में आने वाले हैं। ये जो वीडियोज मैं आपके बना रही हूँ, आपने देखा कि मैं बहुत ही कम लाइव सेशंस लेती हूँ। कारण सिर्फ ये है कि आपको बिना डिस्टर्बेंस के हर एक चीज क्रिस्प तरीके से कंटेंट मिलती जाए। बिकॉज आई बिलीव इन द लाइव। मैं लाइव लेना पसंद भी बहुत करती हूँ जब मुझे बच्चों से लाइव इंटरेक्शन करना होता है, और जब मुझे अपने प्यारे बच्चों को टेस्ट करना होता है कि उनका आखिर कार्यक्रम चल क्या रहा है। ऐसा तो नहीं मेरे पीठ पीछे जो है तो पढ़ते ही नहीं है कुछ। तो जब भी मुझे टेस्ट करना होगा मैं डेफिनेटली आपके लाइव लेती हूँ और आपको प्रैक्टिस कराती हूँ। पर जब भी मुझे क्रिस्प कंटेंट डिलीवर करना है, आई ऑलवेज प्रेफर द यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशन, और इसमें हमेशा कंटेंट आपको पॉइंट टू पॉइंट डिलीवर होता है। प्यारे बच्चों, मैंने हर चैप्टर का आपको वीडियो दे दिया है डिटेल, लाइक लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, एंड लास्ट चैप्टर इज आवर एनवायरनमेंट। प्यारे बच्चों, इनमें से सबके वन शॉट रेडी है इसी चैनल पे। बस आपको शिप्रा मैम अड्डा 24/7 9 10 डालना है और आपको चैप्टर का नाम डालना है। वन शॉट में सब आपको मिल जाएगा। इवन मैंने 3 चैप्टर के जो है तो पॉकेट रिवीजन भी रेडी कर रखे हैं कि अगर मान लीजिए लास्ट मिनट आपको रिवाइज करना है तो 30 मिनट्स के पूरे चैप्टर के भी रिवीजन मैंने बना रखे हैं। इनके प्रैक्टिस सेशंस काफी है। पहला मैंने एग्जाम पैक रिलीज कर दिया है जो कि लाइव प्रोसेस का है। उसमें काफी सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। समय समय पर आपको दूसरे चैप्टर के भी एग्जाम पैक मिलते जाएंगे। सो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमें सीखना है, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया कि इंसान की वाहियात एक्शंस की वजह से जो एनवायरनमेंट है, जो अर्थ है, वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित होती जा रही है। फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो है अर्थ प्रदूषित होती है, पॉल्यूट होती है। फिर मैंने आपको बताया किस जो आपकी जो हरकतें, हम सब की जो हरकतें, उनकी वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, बहुत सारे टाइप का वेस्ट होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमको वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, तो वो मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि वेस्ट को अपन मैनेज कैसे करते हैं। बहुत सारा कचरा अगर हो तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि कचरा किसी के काम का नहीं है। तो आप कचरे को ऐसे डिस्पोज करिए कि उसका थोड़ा बहुत यूज हम उठा सके और साथ में उससे किसी को कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों आज की कहानी विद द शिप्रा मैम की ज़बानी। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, ध्यान से देखो बेटा मेरे प्यारे बच्चों। मैं स्टार लगा लेती हूँ आज तुम्हारे लिए। आओ बेटा, ठीक है। सॉलिड वेस्ट जनरली कम फ्रॉम द रेजिडेंसेस, वेजिटेबल, फ्रूट मार्केट्स, कैटल शेड्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड मेनी अदर प्लेसेस। अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये बताने की जरूरत है बच्चों कि आपका जो वेस्ट है वो आता कहाँ से। डिफरेंट टाइप की चीजों से आपका वेस्ट आता है। आपकी मम्मी किचन में खाना बना रही तो वेस्ट आता है। आप जो है तो फ्रूट मार्केट में संतरे का छिलका छील कर फेंक रहे हैं, वो भी वेस्ट है। आप जो है तो काऊ डंग जो है वो भी वेस्ट है। सब कुछ वेस्ट है। जो ये सब आपका मतलब देखो, अब ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वेस्ट है। अब हम इसको कैसे यूज करें ये आपकी अकल है। आज वही पढ़ना है कि ये जो वाहियात चीजें हैं, क्या इसको हम अपने यूज में ला सकते हैं, या अगर कोई चीज हमारे यूज की नहीं है तो आप प्रॉपरली एनवायरनमेंट में उसको ऐसे ही डिस्पोज कर देना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल प्रक्रियाएं होनी चाहिए। आज उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। जैसे कि सबसे पहला वेस्ट है हमारा क्या प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहला वेस्ट है फूड वेस्ट, ठीक है। हालांकि ये सबसे बेकार प्रक्रिया है बेटा। खाने को वेस्ट करना मतलब भगवान को नाराज करना है। यूजुअली मैं बचपन में, मतलब यूजुअली नहीं, बचपन में जब मेरी मम्मी मुझे खाना देती थी ना, तो मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर क्या टेंडेंसी थी कि मैं हमेशा ही खाना प्लेट पर छोड़ देती थी। और मेरी मम्मी मुझे ऐसा कहती थी कि तुमको पहली बार में जितना खाना होता उतना तो तुम लेती हो, पर दूसरी बार तुम फेंकने के लिए लेती हो क्या। तो फूड वेस्टेज जो है ये आपकी संस्कृति में, हम सब की संस्कृति में इसे अच्छा माना भी नहीं गया है। तो बेटा ऐसा है कि फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर अगर फूड वेस्ट हो गया, ठीक है, आपकी रात की रोटी नहीं खा रहे, दाल नहीं खा रहे, चावल नहीं खा रहे, अगर कुछ भी चीज आप नहीं खा रहे तो वो वेस्ट ही है। गाय का गोबर, ठीक है, ह्यूमन की पॉटी और फार्म का वेस्ट है, ये भी क्या है, वेस्ट ही है। उसके बाद आपका ट्रैश जिसके अंदर आपकी राख आती है, आपके रेत आता है, आपके डर्ट आता है, आपकी ईंटें आती हैं, पॉलीथीन बैग्स आते हैं, प्लास्टिक वेस्ट, ये सब आपके लिए वेस्ट ही होता है। सॉलिड वेस्ट जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज से भी आते हैं। और हॉस्पिटल वेस्ट को तो हम कैसे भूल सकते हैं भैया। हॉस्पिटल वेस्ट का डिस्पोजल तो सबसे
प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि HIV और हेपेटाइटिस फैलने के बहुत ज़्यादा कारण हॉस्पिटल वेस्ट से होते हैं। अगर सॉलिड वेस्ट हमारे चारों तरफ एक्यूमुलेट होते गए तो हमारी सॉइल को पल्यूट कर देंगे बहुत ही गंदी तरीके से। और बेटा एक बार सॉलिड बोल रही हूँ, अगर आपकी सॉइल पल्यूट हो गई, वैसे देखा जाए तो सॉइल प्लस पल्यूट इक्वल्स टू सॉल्यूट, वाह वाह, ठीक है। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर आपकी सॉइल पल्यूट हो गई तो जीवन में आपके पास क्या बचा, बताओ क्या बचा। भैया आपने पेड़ लगाया, पेड़ में गंदगी थी, पेड़ सॉइल में गंदगी थी, वो सारी गंदगी आपके जाइलम में आ जाएगी, पूरे पेड़ में हो जाएगी, बाद में आप उसको खा लेंगे। तो अगर आपकी सॉइल पल्यूट है बच्चों, तो ये मानिएगा कि इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, लास्ट क्लास में ही पढ़ा, वो अल्टीमेटली आपके अंदर तो आना ही आना है। देयर आर डिफरेंट, आप देखो समय समय पर हमारे पास अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं। जैसे पहले क्या होता था, हम बड़ा फ्रूट्स बहुत खाते थे कि नहीं खाते थे, हम केला खाते थे, सेब खाते थे, पपीता खाते थे। अब क्या है, सबका जूस निकलने लगा है, मतलब भयंकर तरीके से। जो कचरा बचा वो क्या है, वेस्ट। अब उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं भी डाल दोगे तो उसमें उड़ेंगी मक्खियां, क्योंकि वेस्ट सड़ेगा। भाई जो भी पपीता संतरे इनका छिलका क्या होगा, सड़ेगा। जब सड़ेगा तो क्या होगा बच्चों, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स पनपेंगे तो बीमारियां फैलेंगी, सीधी बात है, ठीक है। तो एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज अ रिजल्ट इंप्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल एंड आल्सो हैज चेंज आवर एटीट्यूड, ठीक है। एज अ रिजल्ट वी हैव started using more and more disposable articles thereby generating huge amount of waste material। समय के साथ जो है हम लोग पहले बचपन में क्या होता था कि हम ट्रेन, आप लोग बताते आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, हालांकि आप तो अभी छोटे हैं, पर जब हम बचपन में ट्रेन वगैरह से कहीं जाते थे तो हमारे घर पे एक ना ऐसा होता था, कैंफर टाइप का होता था, उसमें पानी भर लेते थे और फिर उसके बाद 5-6 लीटर का वो होता था, फिर उसके नल से पानी निकाल के हमें दिया जाता था। पर आज के समय में कोई इतना भार नहीं उठाना चाहता, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि जब पानी पीना है तो क्यों यार 10-20 रुपए की बॉटल खरीद लो, ज्यादा बेटर है। पर क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो बॉटल है वो क्या है, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो आपका प्लास्टिक वेस्ट है। और उसका आपको पता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या कहता है, अगर एक ट्रॉफिक लेवल पे भी है, अगर मान लीजिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर आपके एनवायरमेंट में है तो डेफिनेटली वो सबके शरीर में भी है। प्लास्टिक क्या है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, समझ में आई बात। अब आपका मैं केमिकल फॉर्मूलाज में नहीं जाना चाहूंगी, पर जब भी आप प्लास्टिक की चीजों में गर्म चीजें डालते हैं, ठीक है, चाय डालते हैं, कॉफी डालते हैं, तो प्लास्टिक पिघलता है, तो ये प्लास्टिक आपके शरीर में भी आ जाता है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। और साथ ही साथ प्लास्टिक आपको कैंसर भी कॉज करता है। तो ये वेस्ट मटेरियल, एक्चुअली इन वेस्ट मटेरियल से जो बीमारी है वो हमें दिखती नहीं, क्या है रब्बा ये हुई क्यों, पर अब आपको समझना चाहिए कि क्यों हुई बेटा। समझ में आएगी नहीं आपको, अब ये समझना है कि ये बीमारियां क्यों हुई, अदरवाइज क्या होगा, धीरे धीरे सबको कैंसर हो जाएगा। ओके डन। आइए आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझते जाना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको कोई बहुत वो नहीं करना है, मतलब ये आपकी जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है। और बेटा ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम में ये टॉपिक ना आए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं आपके CBSE एग्जाम की तो हमेशा वैसे टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है, इसलिए जो है इनको पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और एक बात समझिए, तो समय के साथ हमने बहुत ज्यादा प्लास्टिक यूज करना शुरू कर दिया एंड हम अपने आप को यो बेबी मानते हैं कि भाई हम बॉटल में पानी पी रहे हैं। जब पहली बार मुझे याद है कि जब भी बिस्लरी की बॉटल जो है अब 20 रुपए की मिलती है, बट मैंने उसको 5 रुपए में भी खरीदा है, 5 से 6 रुपए में भी मैंने उन बॉटलों को खरीदा है। तो ये कोई महानता की बात थी कि आप अपने घर से पानी नहीं लेके जाते हो, वहां पे बॉटल खरीदते हैं। तो इसलिए सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया कि अगर आपके एनवायरमेंट में प्लास्टिक घूम रहा है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो आपके शरीर में आ ही जाएगा। दिस इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। प्लास्टिक जो है वो आपकी बॉडी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है और उसके बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है, क्योंकि ये कैंसर भी कॉज करती है। तो सरकार ने निर्णय लिया कि हम प्लास्टिक को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब जो बॉटल्स भी आती हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि इट इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पर एक्चुअली इट इज नॉट, ठीक है। लोगों ने कुल्हड़ का सहारा लिया, लोग चाय के पहले डिस्पोजेबल कप्स पीते थे, अब जो है मतलब प्लास्टिक के कप्स में यूज करते थे चाय को देना, पर अब लोग कुल्हड़ का इस्तेमाल करते हैं। हम बाजार जाते हैं तो प्लास्टिक बैग्स की जगह आपने देखा होगा ज्यादातर हमें पेपर बैग, जूट बैग या कपड़े का बैग मिलता है। साथ ही साथ आजकल सरकार ने, हम सब ने एक बहुत बड़ी पहल ली है कि हम कागज के मग्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप कोई शेक पी रहे हैं, चाहे जूस पी रहे हैं, चाहे चाय या चाहे कॉफी कुछ भी आप पी रहे हैं, कागज की चीजें, इवन स्ट्रॉ तक भी आजकल कागज का ही दिया जाने लगा है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर आप प्लास्टिक इस्तेमाल करेंगे तो उसका बहुत भयंकर साइड इफेक्ट है। तो देखिए यूज ऑफ पेपर, देखो यूज ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक, एक ऐसी भी प्लास्टिक होती है जो डिग्रेड हो जाती है, डिस्पोज हो जाती है, ठीक है। पेपर कप्स का इस्तेमाल करिए और जो है तो डिस्पोजेबल चीजों का इस्तेमाल मैरिज वगैरह में करना चाहिए। सम टाइम बैक कुल्हड़ का भी इस्तेमाल शुरू हुआ
एज द अल्टरनेटिव यूज ऑफ द प्लास्टिक कप्स। ठीक है, अब देखो इसको डिस्करेज इसलिए किया क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आप बना किससे रहे हैं, सॉइल से ही बना रहे हैं, तो आप सॉइल को निकालने लगे तो टॉप सॉइल का लॉस होने लगा, तो भैया कुल्हड़ मिट्टी का इस्तेमाल किया तो ऊपर टॉप सॉइल लॉस होने लगी, तो भैया बाइंडिंग कैपेसिटी जो थी पेड़ों की वो कम हो गई, पेड़ गिरने लगे, तो इसलिए भी कुल्हड़ का इस्तेमाल थोड़ा कम किया गया। ये पेपर प्लेट से तो आप बहुत वाजिब होंगे हैं, या किसी के बर्थडे में जाते हो वहां पे समोसा, चाय, समोसा, नमकीन, बिस्किट, मतलब जब मैं हमेशा इन प्लेट से अपना बचपन बहुत रिलेट कर सकती हूँ। जब मैं छोटी थी, बड़ी शरारत करती थी, तो मुझे बर्थडेज में भेजा जाता था, तो ऐसी प्लेट होती थी, एक समोसा, एक मिठाई, 2 बिस्किट और इतना नमकीन और एक छोटू सा चॉकलेट, ये दिया जाता था। बताना तुम जरूर, आजकल तो बड़ा ही ट्रेंड है पार्टीज ऑर्गेनाइज करने का। तुम बताओ तुम्हारे घर पे, तुम्हारे कॉलोनीज में या जहाँ तुम रहते हो वहां पर जब तुम बर्थडे में जाते हो तो तुमको खाना किससे सर्व किया जाता है, किस चीज में सर्व किया जाता है? ओके, नाउ अब अपन देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए सॉलिड वेस्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं डे बाय डे, उनके 2 टाइप होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। जिसको आप सड़ा के एक टाइप के बाद खत्म कर सकते हैं वो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और जिसको आप नहीं खत्म कर सकते वो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं भाई? हाउस होल्ड वेस्ट, जैसे कि सब्जी का छिलका हो गया, और यूरिन, ह्यूमन यूरिन, जो आपका गाय, ह्यूमन यूरिन, जानवर का यूरिन, ह्यूमन की पॉटी, जानवर की पॉटी, ये सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। एग्रीकल्चर रेजिड्यूज जो होते हैं, जैसे कि आपने धान की कटाई की तो जो धान का बचा हुआ पार्ट होता है वो भी बायोडिग्रेडेबल होता है। कैटल डंग, वुड, पेपर, अच्छा देखो सुनो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में पूछा गया है। उसने क्या किया है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसके क्वेश्चंस कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि जब 10, 12, 15 ऐसे एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, मतलब 10-12, उसमें आपको छांटना है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आपको गिनती करनी है। गिनती एक भी छूट जाएगी तो आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये सब जो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। मैंने आपको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एक्शन बताया था कि वो कैसे काम करते हैं। जब भी वेस्ट किसी भी जगह पे रिलीज हो जाता है, लिसन टू बी वेरी केयरफुली, जब भी वेस्ट किसी भी जगह पे रिलीज हो जाता है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म धूमतना क्या निकालते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स निकाल के उसे डिग्रेड कर देते हैं। जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आई बात? द एंजाइम ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर इजी डिसॉल्वेबल फॉर्म, जिससे वो उसे एब्जॉर्ब कर सके। अब ये पूरा जो है कचरा है जो आपको दिखाई दे रहा है और डेली बेसिस पे हम इसे प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो, कैटल डंग, ह्यूमन यूरिन, फीकल मैटर, हाउस होल्ड गार्बेज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पर हम यूज कर लेते हैं भैया, उससे अपन कंडा बना लेते हैं, ये देखा आपने, उपले कहते हैं इसको। फिर इसको सुखा के अपन जो है तो उसको जलाते हैं और बढ़िया तरीके से खाना बनाते हैं। लेदर जो है ये भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही माना गया है, इसलिए असली लेदर पहनना चाहिए तुम लोग। और अपन लोग जो है असली लेदर पहचान ही नहीं पाते बेटा, अपन तो असली लेदर पहचानते ही नहीं है। अपन क्या सोचते हैं, ये तो भैया असली है, चलो ले लेते हैं। 400-500 में कभी असली लेदर मिलता है? एक जानवर की चमड़ी है, पॉलिश करके आपको जैकेट, आपको जूते बना के दिए जाते हैं जो कि आपको वैसे भी नहीं पहनने चाहिए। लेदर तो आपको यूज करना ही नहीं चाहिए। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि लेदर क्या है? प्रोटीन ही तो है। आपकी चमड़ी, भैया आपकी चमड़ी नहीं, जानवर की चमड़ी है, तो आप भी बायोडिग्रेडेबल, आप मर जाएंगे तो सड़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तो ये भी अगर आपने देखा होगा कि जो प्योर लेदर होते हैं उसके ऊपर फंगस लग जाती है जब बारिश होती है। तो कारण क्या है, समझ में आया ना? कारण ये है कि वो एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, आओ इसको अपन लोग देख। चलो भैया, तो अब देखते हैं हम लोग क्या, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, अब हम देखने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या है, इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और जो है इनको कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में टूटने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, इसलिए ये बहुत समय तक आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। साथ ही ये ह्यूमन की लाइफ को भी बहुत वे से प्रोडक्ट जो है इफेक्ट करता है। जैसे इनके सड़ने से क्या आती है, आपको स्मेल आती है, और आप जैसे जहां से निकलते हैं बहुत बड़ी बदबू है भाई, तो यहाँ पर आपको भी कष्ट हुआ, आपको गंदी स्मेल आती रही इनके सड़ने से। दूसरा जो होता है
इनके ऊपर मक्खियां पनपती रहती हैं और आपको पता है कि मक्खियों की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डायरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, कंजक्टिवाइटिस, ये सब आपको बीमारियां हो सकती हैं। वैसे भी यार खाने में मक्खी को बैठने नहीं देना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड द मक्खीज इन योर फूड, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एक मक्खी के पैर में 2 मिली जो होती है वो क्या होती है, पॉटी चिपकी ही हुई रहती है और साथ ही साथ वो क्या लेके आ जाए अपने पैरों से, टाइफाइड का बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया, कोलेरा का बैक्टीरिया, डायरिया का बैक्टीरिया, तब तो आपकी खेली हो जाने हैं। नाउ ध्यान से समझिए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अमाउंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो हो सकता है आपके ड्रेन्स को ब्लॉक कर दे, आपका पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट ना हो, और साथ ही साथ अगर कहीं पानी इकट्ठा होता जाएगा इनकी वजह से तो आपको मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है आप जिस जगह पे भी इनको डंप करते हैं इनका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी भी लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बात करें हम तो इसमें उस्ताद है। ठीक है, आपकी डेली लाइफ में हम बहुत सारा जो वेस्ट होता है जो कि नेचुरल तरीके से जनरेट होता है, हाँ, और मतलब नेचुरल तरीके से जनरेट होने का मतलब आपको मतलब आप अवेयर नहीं उस चीज के लिए कि ये जो चीज आप यूज कर रहे हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारा इफेक्ट जो है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपकी पूरी जनरेशन को देखना पड़ सकता है। सो प्यारे बच्चों, ये नेचुरल मीन से कभी भी डिग्रेड नहीं होंगे जैसे कि बायोडिग्रेडेबल हो रहे थे। ये कभी भी मतलब अगर होंगे भी ना तो इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा, 100 साल लग जाएंगे, तो क्या मतलब है, फिर उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल में ही कंसिडर किया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये जो है, तो अगर डिग्रेड हो भी रहा है पर 100 साल में एक बॉटल डिग्रेड हो रही तो उसको भी हम नॉन बायोडिग्रेडेबल में ही कंसिडर करेंगे। नाउ देखेंगे ध्यान से, आजकल डिफरेंट पहले क्या होता था कि हमारे घर वाले भी दाल, चावल और आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ दाल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चावल, गेहूं, ये सब खरीदते थे तो ओपन बोरी में आता था वो सब कुछ। अब क्या हो गया है कि इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हर चीज के इतने कलरफुल पैकेट्स बनाए जाते हैं कि उनको देखकर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आजकल हर चीज पैकेजिंग के फॉर्म में आने लगी है। इवन आपका दूध के पैकेट से लेकर आपके काजू, किशमिश, बादाम के पैकेट तक जो होता है वो सब क्या होता है, प्लास्टिक का ही पैकेट होता है। तो इसकी वजह से बहुत सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है। प्लास्टिक हो गया, बॉल पर जो आपका बॉल पेन होते हो गए उनकी रिफिल भी प्लास्टिक है। उसके बाद आपके ग्लास, डीडीटी, इंडस्ट्रियल केमिकल, हैवी मर्करी, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सब जितने भी लिखे हुए हैं ये सब आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं। जिस प्रकार से आपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का इफेक्ट पढ़ा वैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल का भी पढ़िए। सबसे समझिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि डीडीटी जो होते हैं, जैसे मेटल हो गए, हैवी केमिकल्स हो गए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो गए, ये आपके शरीर में बहुत 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 हार्मफुल इफेक्ट करेंगे। और अगर ये आपकी फूड चेन में घुस गए तो ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में चले जाएंगे। इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं बच्चों? बायोमैग्निफिकेशन। पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर है? समझ में आई बात? अगर आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर और केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने खेतों में, जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी जो होगी वो धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगी, क्योंकि सॉइल का पीएच चेंज हो जाएगा। अगर आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो आपकी सॉइल जो होती है या तो वो बहुत एसिडिक हो जाती है या तो बहुत एल्कलाइन हो जाती है, जिसकी वजह से आप समझिए कि वहां पर उगने वाली क्रॉप्स जो है वो ढंग से उगेंगी नहीं। नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको देखनी है, मैंने आपको बताया, देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपके फूड चेन में आ गया, आपके पानी में चला गया, पानी के एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मरने लगे। लोगों को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है, पर आपको समझना पड़ेगा बच्चों कि ये सब कहानी किसकी वजह से हो रही है बच्चों? दिस कहानी इज ड्यू टू दिस वाहियात नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आप एक कंपैरिजन पढ़ लीजिए, क्योंकि ये लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ जाता है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस दैट वन गेट्स डीकंपोज विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, जो कम समय में जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस या तो डिकंपोज नहीं होते, और अगर होंगे भी तो इतना समय लगेगा कि इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन डीकंपोजेबल में ही कंसिडर करते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं ये पॉल्यूटेंट नहीं होते हैं। ठीक है, इससे आपको जैसे अगर ये डिग्रेड हो जाए तो आपको क्या परेशानी है इससे? ठीक है, ये तो पॉल्यूटेंट होते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ज्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है। इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, आर्टिफिशियल सब कुछ आ सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्लांट, एनिमल एक्सट्रीट्रा, इसके अंदर प्लास्टिक, ग्लासेस, एल्यूमिनियम, कैडमियम, मरकरी, डीडीटी सब आता है। ठीक है,
अब हमने पढ़ लिया वेस्ट कैसे होता है। अब हमें यह समझना है कि हम इस वेस्ट को मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक बहुत बड़ा टास्क है कि आप मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको ये समझना है, ध्यान समझो, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। आप कम यूज करिए, ठीक है, बार बार यूज करिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो रिसाइकलिंग के लिए भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से, ओके, वेस्ट डिस्पोजल लिटरली मीन्स गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट। जब भी हम वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं तो हमको मतलब हमें छुटकारा पाना है, इसको कुछ भी ऐसा करिए जिससे छुटकारा मिल सके हमें, ठीक है। अब इसके अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे लैंडफिल, रिसाइकलिंग, जैसे कि कंपोस्टिंग, उसके बाद जैसे जला देना या बायोगैस या मैन्योर बनाना। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले लैंडफिल। आप लोगों ने, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, कि हर शहर में एक लैंडफिल एरिया होता है बच्चों। हर शहर में एक लैंडफिल एरिया होता है, वहां पर जाकर हम पूरा वेस्ट जो होता है वहीं पर कलेक्ट करते जाते, ठीक है। पूरे शहर का वेस्ट उसी एरिया में कलेक्ट होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। तो लैंडफिल इज द एरिया जहां पर हम क्या कलेक्ट करते हैं, अपना वेस्ट कलेक्ट करते जाते हैं, पूरे शहर का वेस्ट, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है आपको। इन द अर्बन एरिया, शहरी एरियाओं को, अर्बन को गांव मत मान लेना, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड वेस्ट आर बरीड इनटू द लो लेइंग एरियाज टू द लेवल ऑफ अनइवन सरफेस ऑफ लैंड। दिस मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल इज कॉल्ड एज लैंडफिल, ठीक है। नाउ रिसाइकलिंग क्या होता है, ध्यान समझिएगा। देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ सॉलिड वेस्ट जैसे पेपर, प्लास्टिक, मेटल कैन बी रिसाइकल, सेंडिंग देम इनटू द रिसाइकलिंग यूनिट, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस पेपर इज सेंट फॉर रिसाइकलिंग इनटू द स्पेशल पेपर मिल। जो पेपर होता है उसको भी रिसाइकल होने के लिए पेपर मिल में भेजा जाता है, प्लास्टिक को प्लास्टिक मिल में भेजा जाता है, और जो आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है ताकि उनकी रिसाइकलिंग हो सके, ठीक है। उसके बाद आप इन सबसे कंपोस्ट भी बना सकते हैं। जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको हम एक जगह पे जो है तो रख देते हैं और उसको सड़ाते जाते हैं और धीरे धीरे वो कंपोस्ट और या खाद में कन्वर्ट हो जाता है। इवन आपके घर में जैसे कि रोज, जैसे मेरी मम्मी का ये सर्दियां नुस्खा है, तुम भी करके देखना, शायद तुम्हें भी काम आ जाए। क्या है मैम, जो वो गुलाब के पौधे होते हैं ना, गुलाब के पौधे, वो गुलाब के पौधे से उनको बड़ा प्यार है, तो वही कहती हैं कि जो है शुगर की पेशेंट है वो तो चावल को कभी भी वो स्टार्च के साथ नहीं खाती, तो उसका स्टार्च निकाल देती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो स्टार्च तो वेस्टेज है, अब वो लिक्विड वेस्ट है, तो उसको क्या करती हैं, वो क्या करती हैं कि वो अपना पूरा स्टार्च का जो पानी है वो गुलाब के पौधे में डाल देती हैं। फिर जो चाय पत्ती होती है, जो चाय पीती है, जो चाय पत्ती बचती है, उस चाय पत्ती को भी वो कहाँ डाल देती हैं, अपने गमलों में डाल देती हैं। तो क्या बन जाता है, धीरे धीरे वो कंपोस्ट बन जाता है और बोलती हैं बहुत अच्छे पौधे ग्रो होते हैं। ये भी एक तरीका है रीयूज करने का, ठीक है। उसके बाद इंसिनरेशन, ठीक है। जब आपके पास उसको कोई मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे इकट्ठा करके उस पर आग लगा दीजिए। इंसिनरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को हाई टेम्परेचर में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जला दीजिए और राख में कन्वर्ट कर दीजिए। जितने भी केमिकल वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट जो होते हैं वो इंसिनरेशन प्रोसेस से ही जलाए जाते हैं। मतलब हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है वो सबको एक जगह पे भर देते हैं, उसके बाद जाके उसको इकट्ठा आग लगा देते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां फैलने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। और जब बहुत ज्यादा वेस्ट हो तो ये बेस्ट टेक्निक होती है ताकि उससे हम छुटकारा पा सके। बायोगैस और मैन्योर, एक गड्ढा खोदिए, समझिए, एक गड्ढा खोदिए, ठीक है। उस गड्ढे में जितना भी सॉलिड वेस्ट आपके घर का निकलता है, गोबर वोबर है, सब जो है भर दीजिए। उसके बाद उसको एयर टाइट बंद कर दीजिए। उसके बाद उसमें क्या, गोबर खासकर भरना है क्योंकि ये बायोगैस है। गोबर में क्या होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं। धीरे धीरे करके वो पूरा वेस्ट को डाइजेस्ट कर देते हैं और इसके डाइजेशन के फलस्वरूप एक गैस निकलती है जिसे हम कहते हैं मीथेन। इस मीथेन को हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसे हम बायोगैस कहते हैं। बाद में इसे घर पे सर्कुलेट किया जाता है ताकि हम गैस का इस्तेमाल, उसी गैस को जलाकर अपन खाना बनाते हैं। सो कुल मिला के मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि इस वेस्ट का इस्तेमाल हम एक स्पेशल टाइप की गैस बनाने के लिए भी करते हैं जिसका नाम होता है मीथेन। कौन सी गैस है बेटा जी, जिसका नाम है मीथेन। तो मीथेन जो होती है, वैसे हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, तो जो आपकी बायोगैस है बेसिकली वो मीथेन है, उसको आप हाउस होल्ड पे यूज करते हैं, फिर आप गैस जलाई खाना बनाइए उस पर, ठीक है। तो गड्ढा खोदिए, सारा वेस्ट भरिए, उसको ऊपर से ढक दीजिए। साथ में आप गाय का गोबर भरेंगे। गाय का जो गोबर होता है उसमें आपके मिथेनोबैक्टीरियम आ जाते हैं। जो गाय का जो गोबर होता है उसमें मिथेनोबैक्टीरियम आ जाते हैं। ये आपको इतना डिटेल से नहीं पढ़ना, पर अगर आप बायोलॉजी लेंगे तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो गाय का जो स्टमक होता है ना, उसमें स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारे मीथेन वाले बैक्टीरिया होते हैं।
अब गाय गोबर कर देती है तो मिथानोबैक्टीरिया उसके गोबर में आ जाता है, समझे। अब ये गोबर जो है आप एक गड्ढे पे कलेक्ट कर दिए, तो वहां पर गड्ढे में गोबर के साथ साथ और भी तो वेस्ट है, उस बैक्टीरिया की वजह से वो भी वेस्ट डाइजेस्ट हो जाएगा और गैस निकलेगी जिसे हम मीथेन कहते हैं। इसको आप क्या करते हैं, यूज करिए, बढ़िया गैस जलाइए। साथ ही साथ जो बच गया उसको फेंकना नहीं है, उसको आप खेतों में डाल दीजिए, वो खाद की तरह बिहेव करेगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, वो मैन्योर कहलाएगा। चलिए आज अब ये हुआ, तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी कि वेस्ट क्या वेस्ट कितने प्रकार का है, वेस्ट को मैनेज करके कैसे, मतलब पहले वेस्ट बताया, डिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बताए, फिर उसको कैसे मैनेज करें, फिर ये बताया मैंने। और अब हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, दैट इज द ओजोन लेयर। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं कि ओजोन कैसे बनती है, तो ओजोन बनती है ऐसे। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन जो है इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में एक नेसेंट नंगू पंगू ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है तो ओजोन बनती है। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर ऑर्गेनिज्म एंड द प्लांट। ये बहुत खतरनाक होती है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, क्योंकि ये जो है हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज करती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक मतलब O3 3 एटॉम है। ठीक है, मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज हाईली पॉइजनस। आप ओजोन गैस को अच्छा मत मानिएगा, आपके आसपास नहीं होती है, कहाँ होती है भी पढ़ेंगे हम लोग। तो ओजोन जो है इट इज हाईली पॉइजनस। अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फियर। मैंने क्या बोला कि बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ, मान लो ओजोन है तो यहाँ पे बहुत ही लिटिल अमाउंट ऑफ ओजोन प्रेजेंट होगा। ज्यादातर ओजोन जो होता है वो यहाँ पे पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन इज नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपका जो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के चारों तरफ थोड़ी थोड़ी सी ओजोन पाई जाती है। मैक्सिमम जो ओजोन है वो कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। आपको भी पता है द गुड अमाउंट ऑफ ओजोन प्रेजेंट एट द स्ट्रेटोस्फियर, सम 18 to 15 किलोमीटर अबव द इक्वेटर एंड 18 to 30 किलोमीटर अबव द पोल है। ये क्या बोल दिया, चलो आओ मैं बताती हूँ। इक्वेटर है तो इक्वेटर से क्या बोल रहे हैं आप, 18 से 50 किलोमीटर। तो इक्वेटर से 18 से 50 किलोमीटर ऊपर और पोल से, हाँ इस पोल से 18 to 30 किलोमीटर ऊपर। तो आपके इक्वेटर से पोल से 18 to 30 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, 18 to 30 किलोमीटर ऊपर और आपके जो है इक्वेटर से 18 से 50 किलोमीटर ऊपर। तो 8 to 30, इट्स नॉट 18 यार, पोल से 8 to 30। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे पोल में, यहाँ से यहाँ तक 8 से 30 किलोमीटर तक ऐसे फैली हुई है और करीब 18 से 50 किलोमीटर तक ऊपर फैली हुई है स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में। ठीक है, ओके नाउ स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन पाई जाती है 8 से 30 किलोमीटर तक चौड़ाई में और 18 से 50 किलोमीटर तक ऐसे ऊंचाई में ओजोन फैली हुई है। ठीक है, आइए, दो ओजोन प्रेजेंट थ्रू आउट द स्ट्रेटोस्फीयर, कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। ठीक है, अबव द इक्वेटर। अच्छा, ये आपको याद नहीं करना है, इसमें लिखा हुआ है कितना कॉन्सेंट्रेशन, बट इट्स ओके, आपको याद होना चाहिए। याद नहीं भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं, बस ये याद रखना कि आपके एटमॉस्फेयर, आपके अर्थ के ऊपर जस्ट ट्रोपोस्फीयर होती है, उसमें उतनी ओजोन नहीं है। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन जो ओजोन का वो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ये आएगा, ये डेटा नहीं आएगा, डेटा इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल। दिस रिच जोन ऑफ ओजोन इज स्ट्रेटोस्फीयर। नाउ इसे हम ओजोनोस्फीयर या ओजोन लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, इट्स हाउएवर अलाउ लो एनर्जी। देखो वैसे तो इससे आप कोई खतरनाक रेडिएशंस को पास नहीं होने देते, पर जो लो एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं, यूवी रेडिएशन, जो कि 320 to 390 nm की होती है, नैनोमीटर की होती हैं, वो पेनिट्रेट करके अर्थ के अंदर आ जाती हैं। और ये क्या करती हैं, ध्यान समझना, ये क्या करती हैं, ये आपके जो ओजोन होते हैं इसको डिसोसिएट कर देती हैं। अब जब ये डिसोसिएट करती हैं तो आपके पास एक नेसेंट ऑक्सीजन बनने लगता है, नंगू पंगू ऑक्सीजन। मैंने पहले ही बोला था कि खतरनाक होता है। तो ये क्या करती है, ये डिसोसिएट, क्यों इसको हम कहते हैं फोटो डिसोसिएशन। व्हाई वी कॉल देम फोटो डिसोसिएशन, क्योंकि लाइट की वजह से, देखो समझो, ट्रोपोस्फीयर में ओजोन इतनी ज्यादा पाई नहीं जाती। ओजोन बनती कैसे, O2 से O को जोड़ दीजिए तो ओजोन बन जाती है। आपके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ओजोन नहीं होती क्योंकि हाईली टॉक्सिक गैस है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसीलिए स्ट्रेटोस्फीयर को हम ओजोनोस्फीयर और ओजोन लेयर भी कह देते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि ओजोन से वैसे तो कोई भी खतरनाक वेव्स अंदर एंट्री नहीं ले पाती हैं, पर बहुत ही कम रेडिएशन वाली जो यूवी रेडिएशन होती है, आपकी 320 nm तक की, 390 nm तक की, इससे ज्यादा नहीं, ये अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। जैसे ही पेनिट्रेट करती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होते हैं इनको तोड़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही तोड़ना शुरू करेगी, ठीक है, क्योंकि लाइट, यूवी रेडिएशन कहां से आ रही है, सनलाइट से, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो डिसोसिएशन।
क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं फोटो डिसोसिएशन। व्हाट वी कॉल्ड एज, वी कॉल द फोटो डिसोसिएशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो जल्दी से, इसे हम क्या कहते हैं? फोटो डिसोसिएशन। ठीक है, अब फोटो डिसोसिएशन जो होता है ये, अब देखो ध्यान से समझना, दीज टू रिएक्शन, फोटो डिसोसिएशन ऑफ O3 एंड इट्स जनरेशन। देखो O3 को अपन ने तोड़ा तो क्या बन गया? O2 प्लस O। पर ये थोड़ी देर बाद रिवर्स भी हो सकता है। पर हमारे साथ प्रॉब्लम क्या जा रही है इस समय कि हम इतना पोल्यूशन करते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया है। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया है प्यारे बच्चों? ज्यादा हो गया। मतलब O3 का टूटना क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है, बनने से ज्यादा। ओके डन। तो यहाँ पे आपको समझना है कि O3 से O2 प्लस O बन गया, कोई समस्या नहीं, फिर ये थोड़ी देर बाद अपने आप एसोसिएट हो जाता है। पर यहाँ पर O3 का ब्रेकडाउन इस समय ज्यादा हो गया है क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो बहुत सेंसिटिव हो गई है। यूवी रेडिएशन तो आ ही रहा है, साथ ही साथ इतना पोल्यूशन कर रहे हैं कि उस लेयर में अपने आप जो है इतनी गंदगी फैल चुकी है आपके अर्थ में कि O3 अपने आप ही टूटती जा रही है। ठीक है, और देखो स्ट्रेटोस्फीयर, हाँ जी क्या बोले, तो ओजोन लेयर को हम ओजोन ब्लैंकेट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओजोन डिप्लेशन। द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉमनली कॉल्ड एज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीटेड बाय द पोल्यूशन ऑफ एयर। ठीक है, जैसे सबसे पहले पॉल्यूटेंट कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे चीफ पॉल्यूटेंट है जो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर को डिप्लीट कर रहा है। डिप्लीट मतलब O3 टूट रहा है O2 प्लस O में। ठीक है, उसके बाद मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये भी ओजोन को डिप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैसेस है। CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटिंग गैस होती है जो रेफ्रिजरेशन में हम भरते हैं। ठीक है, ड्यू टू इतनी ज्यादा डिक्लाइन इन द थिकनेस, मोटाई कम होती जा रही, पतला होता जा रहा है, तो वहां पर एक छोटा सा होल बन गया है जिसे हम कहते हैं ओजोन होल, और ये हमें आर्कटिक अंटार्कटिका के पास करीब 1985 में दिखा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक सिंथेटिक हार्मफुल केमिकल है जो कि रेफ्रिजरेशन में एज अ कूलेंट की तरह और आपके फायर एक्सटिंग्विशर में, AC में, सब में इस्तेमाल किया जाता है, स्प्रेज में यूज किया जाता है, पेंट स्प्रेज में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, देखो ध्यान समझना, जब ये एयर में रिलीज हो जाता है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब आपके एयर में रिलीज हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो क्लोरीन है, तो ये एक एक्टिव क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, और इस एक्टिव क्लोरीन की वजह से, ध्यान समझना, इस एक्टिव क्लोरीन प्लस यूवी रेडिएशन की वजह से आपका जो ओजोन है वो टूटना शुरू हो जाता है। तो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन में ऐसा क्या है? एक्टिव क्लोरीन विच ब्रेक्स डाउन द ओजोन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसकी एक रिएक्शन है, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या देखें, अगर आपको कोई डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रुक जाओ, तो ये कार्बन है, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन और ये फ्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हो गया। यूवी रेडिएशन आई, देखो सुनो, यूवी रेडिएशन आई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट गया, क्लोरीन अलग हो गया, ये क्या कहलाता है? एक्टिव क्लोरीन। ध्यान समझना, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव क्लोरीन। बेटा ध्यान से इधर सुनो, एक्टिव क्लोरीन हुआ, जैसे ही एक्टिव क्लोरीन फ्री, आवारा बादल, मैं तो आप सबको तोड़ डालूंगा, तो ये एक्टिव क्लोरीन जो है पागल हो जाता है, ठीक है, और ये एक्टिव क्लोरीन जाके ओजोन से बाइंड हो जाता है, और जैसे ही ये ओजोन से बाइंड होगा ये ओजोन को तोड़ देगा। पहले ये एक सिंगल ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, फिर ये इनको भी तोड़ देगा और एक ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही क्लोरीन अलग होगा ये फिर से ऑक्सीजन पास आ जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? ये रिएक्शन देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जैसे ही यूवी रेडिएशन पड़ी, ध्यान से सुनो मेरी बात। एक बार अगर आपको ये रिएक्शन नहीं समझ में आ रही तो लेट मी कंप्लीट दिस। देखो ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन से 1 क्लोरीन ये जुड़ा, 1 क्लोरीन ये जुड़ा, 1 क्लोरीन ये जुड़ा। आई थिंक ये तो आप जानते होंगे यार, प्लीज मेरे से इतनी केमिस्ट्री की उम्मीद तुम मत रखना, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया? 1 फ्लोरीन, तो ये बन गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डन। अब इस पे जैसे ही क्या पड़ेगा बच्चों, इसमें जैसे ही यूवी रेडिएशन पड़ेगी, क्या पड़ेगी? यूवी रेज। तो यूवी रेज बहुत ही खतरनाक चीज है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूटेगा, इससे क्या निकलेगा? क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, सारे क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे। अब ये क्लोरीन जाएगा और O3 से ज्वाइन करेगा। जैसे ही ये क्लोरीन, ठीक है, ये जैसे ही आपका क्लोरीन ऑक्सीजन से, ठीक है, ये जैसे ही ये क्लोरीन, मैं अच्छे से बनाती हूँ, जैसे मान लो ये O3 है, ठीक है, जैसे ही ये क्लोरीन आपके O3 से ज्वाइन होगा ये O3 को तोड़ देगा। सबसे पहले क्या कर देगा? O2 प्लस O, फिर उसके बाद एक और क्लोरीन इससे ज्वाइन हो जाएगा तो ये इसको भी तोड़ के सिंगल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। तो ओजोन को डिप्लीट करने में सबसे खतरनाक रोल एक्चुअली इसी गैस का होता है, ठीक है, और इस तरीके से आपकी जो ओजोन लेयर है वो थिन होती जा रही है। अ सिंगल एक्टिव क्लोरीन कन्वर्ट 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इनटू द ऑक्सीजन। एक सिंगल एक्टिव क्लोरीन
1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकता है। आप सोचिए कि इसकी एफिशिएंसी कितनी भयंकर है। इसके अलावा बहुत सारे और डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, जैसे हेलोन्स, मीथेन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरीन। ठीक है, समझ में आई बात। ये मैक्सिमम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जिसमें भी क्लोरीन होगा वो तो खतरनाक ही है बच्चों। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ओजोन के डिप्लीट होने से जो यूवी रेडिएशन फिल्टर होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, मतलब रुकनी चाहिए वो रुक नहीं रही है, अब सब अंदर आ रही है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा भयंकर जो चीज होगी वो होगी कैंसर। ठीक है, तो जो कैंसर होता है वो एक्चुअली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की वजह से ही हो रहा है। हम तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, पर आपको हम तो बोलते हैं स्किन कैंसर हो गया, डॉक्टर साहब कैसे हो गया, पर आपको नहीं पता है कि आपकी वाहियात, हम सब की वाहियात हरकतों की वजह से ओजोन में छेद हो गया। अब उस छेद से यूवी रेडिएशन आ रही है। यूवी रेडिएशन क्या होती है, ये आपके स्किन में घुस जाती हैं और आपके स्किन में म्यूटेशन कर देती हैं, बदलाव कर देती हैं डीएनए में, और आपको कैंसर हो जाता है। साथ ही साथ हर्पीस कैंसर जैसी बीमारियां, साथ ही साथ यूवी रेडिएशन जो होती हैं ये आपके अंदर आ रही हैं, बच ही नहीं पा रही हैं, तो आपके स्किन के रेटिना, आपके स्किन के कॉर्निया को डैमेज कर रही हैं, जिससे आपको क्या होता है, आपकी आंखों की देखने की क्षमता जो है वो कम होने लगती है, आपकी आंखों में जलन होती है, रेडनेस हो जाता है, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट हो जाता है। इम्यून सिस्टम, क्यों यूवी रेडिएशन जो होती है आपके पूरे बॉडी को भी डैमेज करती है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी कम होता है, जिससे आपके रोगों के लड़ने की क्षमता भी क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। साथ ही साथ कोई भी महिला अगर वो प्रेगनेंसी में है तो बच्चों ऐसा है कि उसका बच्चा भी डिफॉर्म पैदा हो सकता है, अगर क्योंकि यूवी रेडिएशन स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर जा सकती है, तो ये भी हो सकता है पता चला उसका बच्चा ही गड़बड़ हो गया। फोटोसिंथेसिस, ध्यान से समझना, आपका 10 से 25% फोटोसिंथेसिस का रेट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि यूवी रेडिएशन अंदर आ रही है। मेरी बात समझ रहे हो? इफेक्ट देखो यार, तुमको क्या लगा, तो हम सबको क्या लगता है, चलो एक और बड़ा फ्रिज खरीद लेते हैं, ओ माय गॉड हमारे घर में तो एसी होना ही चाहिए क्योंकि बाजू वालों के यहाँ है, वो फायर एक्सटिंग्विशर है, मतलब प्रोपेलेंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर ये सारे सब्सटेंस होते हैं। आपके गाड़ी का, जब आप गाड़ी सिग्नल में चलाते हो और उसको बंद नहीं करते हो, चलते रहती है, तो उस समय आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे ऐसे नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर, H2S, ऐसी गैसेस निकल रही होती हैं जो कि एक्चुअली ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ODS कहते हैं इन्हें हम। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलता और आप घर आ जाते हैं, बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी दबाते हैं और सो जाते हैं, पर वो आपके एनवायरमेंट में है, ऊपर जा रहे हैं और आपकी ओजोन लेयर को थिन कर रहे हैं, जिससे कौन सी रेडिएशन अंदर आ रही है, यूवी रेडिएशन अंदर आ रही है। जितना यूवी रेडिएशन अंदर आएंगे उतना क्लोरोफ्लोरोकार्बन और टूटेगा, जितना और टूटेगा और ओजोन लेयर डिप्लीट होगी। तो मैटर ये नहीं है कि आपने यूज किया, मैटर ये है कि आपके यूज करने से यूवी रेडिएशन अंदर आएंगी, जितना आप यूज करेंगे उतना यूवी अंदर आएगी, जितना यूवी अंदर आएगी उतना जितना आपने यूज किया वो सबको तोड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो आप अपना जो है CFC प्रोडक्शन एंड यूज जो है ये दोनों कम करिए। डन है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, भैया मैंने क्या बोला था आपको, ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन घटा, आपके एनवायरनमेंट में CO2 का प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि जो प्लांट थे जो CO2 ले रहे थे अब तो वो बचेंगे नहीं। अगर प्लांट ही नहीं बचे बच्चों तो CO2 कौन लेगा, और CO2 कौन लेगा, इसलिए प्लांट मरने लग जाते हैं। ठीक है, और आपके भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपको भी अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस ऐसी बीमारियां होने लगेंगी। सो कुल मिला के मोरल ऑफ द लेक्चर क्या समझे आप बेटा? मोरल ऑफ द लेक्चर ये समझे कि किसी भी प्रकार का वेस्ट प्रोड्यूस करने से पहले वाइसली सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ये वेस्ट डिग्रेडेबल है या वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो कोशिश करिए कि उसको फेंकिए कम, उसका यूज ज्यादा करिए घर पे, जैसे कि कांच की बर्नियां, जैम की बर्नियां आती हैं, अचार की बर्नियां आती हैं, यूजुअली हम फेंक देते हैं, उसको आप बढ़िया पेंट वेंट करके रीयूज करिए। और क्योंकि अगर उसको आपने एनवायरनमेंट में फेंका और अगर वो रिसाइकल नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वो आपके एनवायरनमेंट में है और वो किसी ना किसी को हार्मफुल इफेक्ट देगा ही। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है, क्योंकि इन सब हरकतों से हमारे एयर पल्यूट होती है, सॉइल पल्यूट होता है और अल्टीमेटली आपको भले इफेक्ट ना दिखाई दे पर आपकी आगे आने वाली जनरेशन को इसके लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखाई देंगे। जैसे कि जितने ज्यादा आप AC लगाएंगे उतना ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें कंप्रेस करके भरा जाएगा, ठीक है, और जितना ज्यादा एज ए कूलेंट, और जितना ज्यादा आप उसमें कूलेंट भरा जाएगा, जब AC खराब होगा, लोग कहते हैं गैस खत्म हो गई AC की तो इसमें ये होगा, तो वो कूलेंट निकल के कहाँ गया बेटा? वो एनवायरमेंट में गया। इट इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और जाके
स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। ओजोन डिप्लीट होगी तो यूवी रेडिएशन अंदर आएंगी, स्किन कैंसर, आंखों की बीमारी, एलर्जीज, इम्यून सिस्टम रिड्यूस, एम्ब्रियोनिक मोर्टालिटी जो है तो घटने की जगह बढ़नी चाहिए, बच्चे जो है मरने लग जाएंगे, और भैया ऐसा है ग्लोबल वार्मिंग, लेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो सोचिए थोड़ा, सेल्फ डिसिप्लिन इज द मैजिक पावर दैट मेक्स यू वर्चुअली अनस्टॉपेबल। ठीक है, तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन जो है यही सब रोक सकता है। आप ये मत सोचिए कि मैं कर लेता हूं, मेरे एक करने से क्या होता है। अगर हर एक व्यक्ति ऐसा ही सोचेगा तो इंडिया की हर जनता वेस्ट को कभी भी मैनेज नहीं करेगी, ये बात याद रखिए। तो आप ये सोचिए कि आप शुरुआत करिए तो सब करेंगे। तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन होकर ये काम करना है। और अगर अभी भी आपने प्यारे बच्चों बैच नहीं लिया है, इतनी मेहनत से मैं पढ़ाती हूँ, इतना तो करो, इतने अच्छे अच्छे लेक्चर को फैलाओ, दुनिया में फैलाओ। ठीक है, मैंने प्लेटफॉर्म चेंज किया तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था, उनको आज भी नहीं पता है, उनको रह रह के पता चलता ओ शिप्रा मैम यहाँ है। तो उन सबको बताओ कि शिप्रा मैम यहाँ आ चुकी हैं। साथ ही साथ इतने प्यारे प्यारे मेहनत से लेक्चर बनाती हूँ, तो उनको जाके फैलाओ फैलाओ, आग लगाओ पूरी दुनिया में, बताओ मैम यहाँ पढ़ा रही है। ठीक है, एंड प्लीज कोई भी बच्चा अगर ये कोर्स खरीदना चाहता है, हसल बैच वाला जिसमें मैं पढ़ाती हूँ या पढ़ाऊंगी, उसमें ये कोड जरूर अप्लाई करना है। रट लो, जैसे बायोलॉजी रटनी है ना, वैसे ही वाला कोड रट लो, दैट इज Y547 Y547 मैं आपसे बस इतनी उम्मीद रखती हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप ढंग से पढ़िए, बायोलॉजी के बेताज बादशाह बन जाएंगे। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ द थ्योरी। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं शुरू करूँ, तुम मुझे बताओ ना कमेंट सेक्शन में क्या शुरू करें, बिलो द कमेंट सेक्शन टेल मी कि आगे हम क्या शुरू करें। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।